नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने इत्तेहादियों की मदद से इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने, EVM के जरिए इलेक्शन कराने समेत 33 बिल्स जो हैं वो मंजूर करा लिए हैं। हमने देखा कि अपोजिशन का इत्तेहाद, एहतजाज, नारे, दावे, वादे, मीटिंग्स, ये कुछ भी काम नहीं आए और बिलाखिर हुकूमत को कल इस सारी सूरत हाल के अंदर कामयाबी हुई। अब हमने देखा कि हुक्मरान इत्तेहाद 221 और मुत्तहिदा अपोजिशन को 203 वोट मिले। इस सारी सूरत हाल के बाद हुकूमत का एक अपना मौकिफ सामने आया। ज़ाहिर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हमने बड़ी कोशिश की कि अपोजिशन को भी सारे मामले में ऑन बोर्ड लिया जाए, किसी कंसेंसस डेवलप करने के बाद ही ये जो बिल हैं वो असेंबली में लाई जाएं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से ताउन नहीं किया गया और फिर हमें अकेले ये कानून साजी करनी पड़ी। उसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन का इस सारी सूरत हाल पर बड़ा सख्त रद्द अमल आया। कल भी हमने देखा शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसे काला कानून तक कहा गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम अभी से ही जो आने वाले इंतखाबात हैं उनके नताइज को मानने से इनकार करते हैं। फिर अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने तो ये कहा कि काउंटिंग में शफाफियत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमती वोट बढ़ाए गए, हमारे वोट कम किए गए। फिर EVM के मामले को कल भी ये कहा गया और आज भी बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम इसे किसी सूरत नहीं मानेंगे और इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि जाहिर है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात गवर्नमेंट कर रही है कि धांधली का शोर खत्म हो जाएगा, धांधली का रोना खत्म हो जाएगा, शफाफियत आएगा, लेकिन अपोजिशन का जो रवैया है, ये अपोजिशन की जानिब से जो बात की जा रही है खासकर इस मशीन के हवाले से, क्या इससे मजीद मामला कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा? सारे मामले पर तफसील से नाज़रीन आज की प्रोग्राम में बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर अतर काज़मी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से अतर काज़मी साहब से आगाज करते हैं। अतर काज़मी साहब, बज़ाहिर तो ज़ाहिर है हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है, कल मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जानिब से बड़े अहम बिल जो है वो पास करवा लिए, लेकिन अपोजिशन की जानिब से बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। अपोजिशन कह रही है कि हम किसी सूरत किसी भी बिल को नहीं मानेंगे, खासकर EVM के मामले को वो कह रहे हैं कि हम इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। तो सर, आपको क्या लगता है, बजाय इसके कि मामला सुधार की तरफ जाएं, अभी से ही अपोजिशन कह रही है कि हम इंतखाबी इस्लाहात को अभी से नहीं मानेंगे, तो ये मामला मजीद कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा? के बयानिए को शिकस्त हुई है। इनका मसला ये है कि ये पहले जमहूरियत 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 पार्लियामेंट 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 करते रहे। ये जमहूरियत को अलजबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, अलजबरा तो है नहीं है कि जो अवाम को समझ ना आए। पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इजलास हुआ, हुकूमत ने की अक्सरियत थी, उसने कानून पास करवा लिए। अगर आप समझते हैं कि उनकी अक्सरियत नहीं थी, वो अकलियत में आप तहरीक अदम एतमाद ले आए और हुकूमत को चलता करें। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि हम इन कानून को नहीं मानते। भाई, माजी में जिस तरह आपने पाकिस्तान के कानून के ऊपर अमल दरामद किया वो भी सबने देखा है। तो मसला ये है कि वो उन्होंने तो कंट्रोवर्शियल बनाना है, उनको ये सूट करता है। आप ये तो वही बात होगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी इनको EVM से मसला है या फिर इनको ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग से मसला है। भाई, ये स्टेटस को के लोग हैं, इन्होंने इस सिस्टम से फायदे उठाए हैं। अगर ये चीजें चेंज होंगी तो इनके तो अपने इंतखाबी अमल के अंदर मुश्किलात पैदा होंगी। तो इनकी जानिब से ये आवाजें उठाई जाना, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो दीगर कानून साजी हुई है ना, जिसमें एंटी रेप बिल भी है, वो इतना इंपॉर्टेंट बिल है और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से मुखालफत की और वो लोग जो इंसानी हकूक की बातें करते हैं उन्होंने मुखालफत की। मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ उनको ये था कि हमने जो भी हुकूमत की तरफ से आएगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। तो इसमें मुझे कोई इनका नहीं लग रहा कि कोई इसके पीछे कोई नजरियाती या कोई सियासी सोच है। इसके पीछे सियासी मफादात हैं और वही आपको इनकी जुबानों पे सुनाई दे रहे हैं। एहतशाम साहब, हमने देखा कि गवर्नमेंट की जानिब से मुतादिद बार ये कहा गया कि आए खासकर EVM के मामले पर या इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर मिलकर बैठते हैं, अगर कोई काउंटर प्रपोजल है आपके पास तो वो लेकर आए, लेकिन हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से बात नहीं की गई। अब जाहिर है ये जो लेजिस्लेशन की गई है गवर्नमेंट की जानिब, इसके बाद बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, तो सर आगे फिर क्या सिनेरियो देखते हैं? ये तो चैलेंज करने की भी बात कर रहे हैं। सुनिए, देखिए, इस हवाले से तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि जी ये सारा मामला किस तरीके से हो गया और हुकूमत ने इंगेज क्यों नहीं किया अपोजिशन को। आज मैं देख रहा था सलमान गनी साहब, अतर आप भी जानते हैं कि बड़ा नरम गुस्सा रखते हैं PMLN के लिए, वो उनके आर्टिकल में देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि जी बार बार स्पीकर साहब ने भी कहा
PTI की गवर्नमेंट ने भी कहा आए बातचीत करते हैं, मसले का हल, लेकिन कहते हैं जब भी बातचीत की बात शुरू होती थी कोई ये अपनी बातचीत को, डायलॉग को मशरूत करते थे अपनी डिमांड के साथ, जिससे मामला ख़राब हो गया। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि इनकी डिमांड्स थी, ये गैर मशरूत तौर पे इस हवाले से कोई हुकूमत को, जिसको कहते हैं फ्री हैंड दे के काम नहीं करना चाहते थे। अब अहम सवाल ये है कि जी ठीक है, अपोजिशन ने सोनिया बड़ा ज़ोर लगाया और ये कहा कि जी हम टफ़ टाइम देंगे, वो नहीं दे पाए। हुकूमत ने अददी अक्सरियत दिखाई और अपने सारे बिल मंजूर करवा दिए। असर मेरा अपना माई 2 सेंट्स इस हवाले से ये है कि अब अगला मरहला हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। देखें कल भी बात हो रही थी और आज भी मैं सारा दिन देखता रहूँ, मैंने आर्टिकल भी देखे, एडिटोरियल भी देखे। एक चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पे समझ आ रही है कि इलेक्शन कमीशन वाला मामला हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करेगा। देखिए इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट भी सामने आ गई जो कहते हैं अक्टूबर में दी थी और उस पर हुकूमत ने, जिसमें 34 पॉइंट का वो जिक्र कर रहे हैं, नहीं बात मानेगी। अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मुझे ज़ाती तौर पर लग रहे हैं कि भी जो अब EVM मशीन का मामला है कि अब देख लें, लोग तो कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले ये इरादा किया गया था और ये आइडिया लेके आए थे। किसी भी एक पहले PMLN की हुकूमत ने, ना ही PTI की गवर्नमेंट ने किसी भी ज़िमनी इंतखाब में इसको टेस्ट नहीं किया, जो कि कर लेना चाहिए ताकि एतराज़ात ख़त्म हो जाए। अब देखें अतर कि पिछला इलेक्शन 2018 को हुआ था, 15 से 20 अरब रुपया उस पर खर्च आया था। अब EVM मशीन के बारे में अब जो चीज़ें सामने आई और ये इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट कह रही है वो कहती है कि जी इसके लिए 2 से 3 लाख का अमला एडिशनल, जो इसको टेक्निकल बातों का पता होगा, वो ये इसको अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं कि जी इस पे 150 अरब रुपये का खर्च आएगा। फिर वो कह रहे हैं कि जी 8 लाख EVM मशीन हमें चाहिए होंगी, 85,000 पोलिंग स्टेशन है और ये तकरीबन 22 लाख के करीब, 24 लाख के करीब पोलिंग बूथ होंगे। वहाँ पे कैसे ले जाया जाएगा, इनको हेलीकॉप्टर्स की इसके लिए ज़रूरत होगी। चलें इसमें एलिमेंट ऑफ एग्जेजरेशन भी हो सकता है, अपनी ख्वाहिशें भी हो सकती हैं कि ना हो। एक चीज़ तय है कि ये सब लोग मान रहे हैं कि जी इसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है, हमने तजर्बा नहीं किया, हिंदुस्तान ने ओवर द ईयर इसको किया, फिर इलेक्शन वहाँ पे 4 महीने में होता है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने इसको बेहतर भी किया है मशीन के मामले को। जहाँ लोग कहते हैं मोनोपोलेशन फ्री नहीं है, रिगिंग फ्री नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें खराबी पैदा कर सकती हैं, इसमें चिप इसका गुम जाएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। अब तो जितनी बातें आप निकालें, लेकिन आमतौर पर कहा जा रहा है कि इस वक्त 24 से 25 ममालिक, 30 ममालिक हैं जहाँ पर ये है। और इसमें आप देख लें डेवलप मुल्क नहीं है, अभी हाल ही में कनाडा में इलेक्शन हुए हैं और अमेरिका में होते हैं, हिंदुस्तान में होते हैं, बाकी जगहों पे होते हैं। भाई बात जो भी आप कर रही हैं, अहम बात यह है कि भी आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट लेके आए। एक ही बात कहते हैं कि जी काम आप छोड़ दें इलेक्शन कमीशन में। माजरत के साथ इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोवर्शियल हो गया। कुछ जो बातें वहाँ पे की गई थी, जो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया उनके चेयरमैन ने, बातें भी उनको सुनना पड़ी, मेरा ख्याल है उनकी तरफ से भी ज्यादती हुई। अब मैं यह ज़ाती तौर पर असर समझता हूँ कि अब हुकूमत की मुश्किल ये है, हुकूमत को बहरहाल इसके लिए इत्तफाक राय पैदा करना पड़ेगा, सोलो फ्लाइट से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, कोई एंगेज करें, उन्हें कहें जी कहाँ पे कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम हो सकता है। नहीं मानेंगे तो आपके पास एक बेहतरीन टूल तो आपके हाथ में आ गया है, भले वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी चले जाएं। ये कोई मजाक नहीं है कि जॉइंट पार्लियामेंट की सिटिंग में कोई चीज़ अप्रूव हुई है उसको आसानी के साथ को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि मैंने देखा है आइन को, मुझे भी पता है कि किसी जगह भी नहीं लिखा हुआ कि जी EVM मशीन या नए तजर्बे नहीं कर सकते। हाँ, आइन की जिसको कहते हैं बुनियादी स्पिरिट के खिलाफ कोई चीज़ नहीं ऐसी। ठीक है, पार्लियामेंट कह रही है कि जी अब देखने 70 से लेके अब तक 12-10 इलेक्शन में बार बार कहता हूँ, मैंने सारे असर कवर किए, कोई भी नहीं मानता, ये धांधली दानी का शोर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मेरा अपना ख्याल है कि PTI की हुकूमत को चाहिए कि ये 2023 के इलेक्शन में इसको इंश्योर कर ले, ताकि फिर 2028 का जो इलेक्शन होगा, किसने देखना ही नहीं देखना, भाई ये मुल्क किसी डगर पे तो चल पड़े। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात गलत हैं, सही हैं, हुकूमत को एंगेज करके एक तरफ उन्हें और दूसरा पार्लियामेंट को फाल बना के उनसे बात करें और कोई जिसको मेयर मिनिमम कोई पॉइंट्स हो सकते हैं उनको कवर करे ताकि इलेक्शन जीत। देखें ना, बिलावल साहब कहते हैं मैं आज ही कहता हूँ मैं नहीं मानता ये धांधली इलेक्शन। तो बात यह है कि फिर कौन मानेगा, पूरी अपोजिशन अगर नहीं मानेगी, ठीक है आप बैठे रहेंगे। लेकिन आप देखने नवाज शरीफ साहब को भी 3 साल के बाद अगले 2 साल उन्होंने मुकम्मल किए, लेकिन किस तरह मुकम्मल किए, यही 3 साल आप देखने, 3 साल से अपोजिशन पीछे पड़ी है, गलत है, सही छोड़ देते हैं। आपको एक दिन नहीं चलने दिया, पार्लियामेंट में एक दिन प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने दे रहे वो। तो ये इन चीजों से हुकूमत को बचने की जरूरत है, कोई बैठ के कंसेंसस पैदा करने की जरूरत है। अतर काज़मी साहब, हुकूमत तो अब ये कह रही है कि इलेक्शन का तो अब पुराना निजाम जो है वो खत्म हो गया है, आइंदा आने वाले इलेक्शन जो है वो हम EVM से ही कराएंगे, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे एहतशाम साहब ने बात की, इससे पहले भी हमने देखा कि
इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराजात लगाए गए थे। आज भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात होंगे या नहीं ईवीएम से, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी दरपेश हैं। तो सर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑपोजिशन के अपने तहफ्फुज़ात हैं, तो आपको क्या लगता है हुकूमत को इस मामले पर आगे चलकर कंसेंसस डेवलप कर सकेगी, इलेक्शन कमीशन के तहफ्फुज़ात दूर कर सकेगी? देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी तरफ एहतशाम साहब ने भी इशारा किया कि जब तक इन सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से बैठ के हल नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी मसले हल होते हैं, वो बातचीत से होते हैं, वो तब होते हैं जब दोनों तरफ से एक ऑनेस्ट आप जो है ना अपनी राय दें और दोनों तरफ से एक सिंसियरिटी हो कि दोनों चाहते हो कि चीजों को बेहतर किया जाए। जब इलेक्शन कमीशन की अगर आप बात कर रहे हैं, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का रवैया यही लग रहा है कि गुज़िश्ता 70 साल से ये लोग 9 मन तेल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ना 9 मन तेल इकट्ठा होगा, ना इनके मसाइल हल होंगे। भाई ऐसे तो नहीं है ना। आपने चीज़ों उसमें बहुत सारी इश्यूज होंगे, उसमें बहुत सारे मसाइल होंगे, हेलीकॉप्टरों से जो है आपको मशीनें लेके जाने पड़ेंगी। लेकिन देखें, हमने इस मुल्क में भी देखा, यहाँ हुक्मरानों की निहारियां हेलीकॉप्टरों पे जाती थी। अगर एक दफा हम कड़वा घूंट पी लेंगे, थोड़ा पैसा खर्च कर लेंगे, एक मुल्क को ना एक पटरी पे हमने डालना है। ये इतनी बड़ी चीज है ये, जो अगर आपका इलेक्शन साफ और शफाफ हो जाए तो फिर ये होगा कि आप देखेंगे कि जो गुज़िश्ता 70 साल से, जिस तरह जिक्र किया सर ने भी अभी, कि हर इलेक्शन के बाद एक फसाद खड़ा हो जाता है कि किसी को ये यकीन नहीं होता कि या ये लेजिटिमेट हुकूमत है या नहीं है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाता है। तो फिर उससे जो रियासत का कहते हैं ना कारोबार है, जो रियासत की चीजें, वो भी सही सिमत में आगे नहीं चलती हैं। तो ये इतनी बड़ी चीज है कि ये आप अगर इसको बंदा समझे कि ये जमहूरियत की बुनियाद है इलेक्शन, अगर जब तक आपका इलेक्शन नहीं ठीक होगा तब तक आपकी आगे सारी जमहूरियत किसी काम की नहीं है। और सर, पाकिस्तानियों को जो वोट देने का बिल पास हुआ है, इस पर जाहिर है ये बड़ी अच्छी खबर है उनके लिए, लेकिन इस पर भी ऑपोजिशन को बड़े तहफ्फुज़ात हैं। हमने देखा कल बिलावल साहब भी बड़े तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे थे। वो तो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी तो बाहर बैठे हैं, उन्हें क्या पता पाकिस्तान की मुश्किलात का, उन्हें क्या पता पाकिस्तान की सियासत का। देखिए, बिलावल साहब का हक है, वो एक बड़ी जमात के सियासी लीडर हैं, वो ऐसी राय रख सकते हैं। लेकिन मसला हमने ये देखा है कि जिस बंदे की अपनी जायदाद पेरिस में हो, न्यूयॉर्क में फ्लैट हो, लंदन में फ्लैट हो, इलाज वो बरतानिया से करवाए, तालीम वो अमेरिका से हासिल करे, तो वो लाड़काना का नुमाइंदा है, वो लाहौर का नुमाइंदा है, वो ग्वाल मंडी का नुमाइंदा है। लेकिन जो पाकिस्तानी पेरिस में पेंट करके, मजदूरी करके, हर महीने अपनी जेब काट के पाकिस्तान पैसे भेजे, और वो पैसे जो आगे जाके अरबों डॉलर बनते हैं, आपकी मईशत जो है ना चलती ही रेमिटेंस के ऊपर है। 20 अरब आए पिछले बरस और हुकूमत अभी तक बगलें बजा रही है। उनको आप वोट देने का हक नहीं, वोट देने के हक की मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आजाद कश्मीर मॉडल लेके आए या फिर फाटा मॉडल लेके आए। क्यों? अगेन करप्शन का जरिया, अपने लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा, 5 ओवरसीज पाकिस्तानियों को 6 नामजद एमएनए हो जाएंगे। वही लोग जब ये बाहर आते हैं जो इनकी खिदमत करते हैं, उनको एमएनए और सेनेटर नामजद कर दिया जाएगा। तो मसला ये है कि डायरेक्ट वोट का हक मिलना चाहिए। अमेरिकन सिटीजन दुनिया भर में वोट करते हैं अपने इंतखाबात में, ओवरसीज पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो तरीकाकार है उसके ऊपर बहस हो सकती है, उसको फूल प्रूफ बनाया जा सकता है। लेकिन जमहूरी जमातों की जानिब से 90 लाख लोगों के वोट के हक की मुखालफत, ये तो इतना बड़ा जमहूरी स्कैंडल है कि इसी के ऊपर बंदा सोच के है कि ये कैसी जमहूरी सोच है जो आम पाकिस्तानियों को वोट हक नहीं देना चाहते। अच्छा एहतशाम साहब, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का जो मामला है, ईवीएम के बारे में गवर्नमेंट तो ये कहती है कि इसका इंटरनेट से कोई लिंक नहीं है, लिहाजा इस मशीन में टेम्परिंग मुमकिन नहीं है, टेम्परिंग हो नहीं सकती। तो फिर सर ये ओवरसीज पाकिस्तानी तो इंटरनेट के जरिए वोट कास्ट करेंगे। तो देखिए, इस पर बड़ी बहस हुई थी। पहले कहा गया कि जी ये वोट डालने कहाँ जाएंगे, ये पाकिस्तानी हाई कमीशन या एम्बेसीज में जाके करेंगे। वो पॉसिबल नहीं नज़र आया क्योंकि वहाँ की हुकूमतें इस तरह फैसिलिटेट नहीं करती। लेकिन अब तो दुनिया आप देख लें, वर्चुअल इजलास हो रहे हैं। अभी आप देख लें, प्रेसिडेंट शी चाइना के और बाइडन की मुलाकात, वर्चुअल मीटिंग हुई है, सारी बातें उनकी हो गई हैं, बेशुमार उनके मसाइल किसी हद तक हल हो गए हैं। वो टेंशन इतनी ज़्यादा थी जिसका असर हम पे भी आ रहा था, उसमें कमी वाक़या हुई है। तो अब तो देख रहे हैं जिस तरीके से दुनिया तब्दील हो गई है जब से कोरोना 2019 के बाद से, अब बड़ी कम मीटिंग है जहाँ पे आप 1-on-1 जाके आप मिल रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता कि जी इंटरनेट के ज़रिए वोटिंग में कोई गड़बड़ पैदा हो सके। इंटरनेट के ज़रिए
और ई वोटिंग और ई कॉमर्स के ज़रिए आप अरबों रुपए का तो आप कारोबार कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वहाँ तो एक ढेले का भी पैसा इधर उधर नहीं होता, किसी का प्रॉफिट किसी का नुकसान कोई कुछ नहीं होता, तो इसी मामले में होगा, ये गलत बात है। दूसरी बात है कि अब समाउ दी अदर अथर इनको पीपल्स पार्टी पेनमैन के दिमागों में बात घुस गई है कि 90 लाख में से शायद 70-80 लाख जो है उनको वोट देंगे। और फिर आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि जी हमारे जो पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, बाय द वे ऑल टाइम हाई $26 बिलियन उन्होंने इस साल पाकिस्तान भेजे हैं, पिछला जो माली साल ख़त्म हुआ है। तो आप सही कह रहे हैं कि मईशत का पहिया उनसे चल रहा है, वो एक बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। और फिर दूसरी बात है उनके रिश्तेदार अजीज़ यहाँ पे हैं, आते हैं जाते हैं, जायदादें खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बड़े लिंक्ड हैं पाकिस्तानी सोसाइटी से, माशरे से, और तब्दीली के ख्वाहिश में हैं। ये कह देना उनको पता नहीं है, मेरा ख्याल है ये तो कोई बात नहीं मानेगा। अगली बात जो सबसे अहम बात है जो मुझे लग रही है कि जो हुकूमत कहती है ठप्पा माफिया नहीं चाहता, देखिए अतर 2-3 चीज़ें आपने भी ऑब्ज़र्व की हैं, मैंने भी ऑब्ज़र्व की हैं कि पाकिस्तान का मसला क्या है, प्री पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग। प्री पोल रिगिंग में आज देख लें, इस पर कोई दो राय नहीं है, सब लोग बैठ के मानते हैं हर हल्के में 10 से 15 हज़ार जाली वोट तैयार होते हैं। आपके वालिदैन हयात हैं या नहीं, मेरे नहीं है, किसी के नहीं है, उनके सब के वोट बने होते हैं और वो वोट जाली डाले जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, इससे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये कि इसमें ट्रेडिशनल सियासत में पोस्ट पोल रिगिंग में जो चीज़ें आती हैं वो नहीं कर पाएंगे। वहाँ तो एक जनाब मशीन ने कड़क करके निशान लगा देना है और उस पर कोई नहीं हो सकता कि जी मशीन काम नहीं करेगी, फलाना नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। बात यह है कि अगर इस पर आपको हुकूमत कहती है कि नहीं आए, आपको हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, आप एक दफ़ा भी नहीं गए वहाँ पे, और इस हवाले से मादर के साथ इलेक्शन कमीशन का रोल भी कोई अच्छा नहीं है। उन्हें भी एंटेगनाइज करने की बजाय उन्हें भी अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। देखिए मीडिया आज़ाद है, दुनिया आज़ाद है, अगर फवाद चौधरी साहब ने कुछ गलत बातें की हैं तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, सवाती साहब भी कर लेंगे जब ज्यादती वाली बात की है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि जी आपको डस्का का इलेक्शन नहीं लोग भूलते, 18 हल्के खोलने के लिए कहा था तो आपने सारे हल्के खोल दिए, क्यों लोग कहते हैं कि जी आप नून के हमायती हैं, ये इसका जवाब नहीं दे सके आज तक इलेक्शन कमीशन के लोग। तो मेरा ख्याल है उन्हें भी अपने रवैये की तरफ जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा अतर के हुकूमत की मजबूरी है, हुकूमत ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है, इसके अलावा कोई हल है नहीं है, कोई अल्टरनेट सिस्टम दे नहीं पाए, कोई सिर्फ ये कह देना कि जी इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दें वो ये सारा काम करेगा, वो ये नहीं कर सकता। अगर ये कर चुका होता तो 10 इलेक्शन आज सारे के सारे कंट्रोवर्शियल ना होते। इसको बेहतर करने के लिए बात की गई है, तो इसके लिए या तो बैठ जाएं, अपनी तजावीज़ नहीं लेके आ जाएं, या इन्हीं में कुछ तरमीम चाहते हैं वो करके सामने आ जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा ख्याल है ये हुकूमत शायद आगे चल के परेशानी कुछ हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट लूजर जो है वो अपोजिशन ही होगी, वो ऐवानों में नहीं आ पाएंगे। तो सिर्फ इस बात पे कि जी उनका वोट बैंक सुकड़ेगा, कुछ गलत बुनियादों पे जो है आपने मामलात किए हुए हैं उनको ख़त्म होने दें, फॉर हेवन सेक ये नई डगर पे जाने दें, डेमोक्रेसी का नाम सिर्फ इस्तेमाल करने की बात है। ये इतनी बड़ी लेजिस्लेशन कर ली तो क्रेडिट भी तो फिर इसकी गवर्नमेंट को चला जाएगा, ये भी परेशानी होगी अपोजिशन को। तो क्रेडिट देने की बात तो अथर आपने देखा साहब कल ने इन सो मेनी वेज उन्होंने ये बात कह दी कि क्रेडिट इसका तुम्हें जाएगा, लेकिन ये जो तुम बीज डाल रहे इसका फल को और खाएगा। वो कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं तुम्हें रहने देंगे नहीं दे, आने वाला इसका फायदा उठाएगा। इसका मतलब है बात तो सच है, आप मान रहे हैं, कंसीड कर रहे हैं, फिर इस पर मुखालफत की हुई है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, इस पर जरा बात करेंगे, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। बात अतर काज़मी साहब, हमने देखा कि सारी सूरत हाल के अंदर ओपोजिशन ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े दावे वादे नारे, बड़ी मीटिंग्स कॉल्स की जाती रही और यहाँ तक कहा जाता रहा कि किसी सूरत हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। अब ओपोजिशन हम देखते हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर दावे तो बहुत करती है, लेकिन हुकूमत का अभी तक बिगाड़ कुछ नहीं सर की, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर। तो ये जो कल बिल पास किए गए, आपको लगता है कि ये भी वक्ती शोर शराबा है ओपोजिशन का, आगे जाकर मामलात सेटल हो जाएंगे? देखिए अब ये जो जमहूरी तर्ज हुकूमत होता है उसमें जरूरी ये होता है कि आप कुछ भी करें उसमें अवाम का इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट इन दोनों सेंस, मफाद भी और उसकी तवज्जो भी उसकी जानिब हो, उसके अंदर वो दिलचस्पी भी ले, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अब अपोजिशन की जो तहरीक है और इनका जो क्रिटिसिज्म है, इसमें अवाम की दिलचस्पी आपको उस तरह नजर नहीं आती। कुछ जो इनके डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, जो इनके कारकुन हैं, जो पसंद करते हैं, उनकी तरफ से तो आपको नजर आता है, लेकिन बिल जो बड़े तादाद में जो आम लोग हैं उनकी आपको इनके साथ उस तरह हमदर्दियां नजर नहीं आती। अब गुज़िश्ता रोज जो कानून साजी हुई, आप शाम साहब यहाँ पे बैठे हैं, आप खुद भी कवर करती हैं, पॉलिटिक्स को भी कवर करती हैं, क्या आज तक हमने माजी में कभी देखा
कि पूरी कौम की नजरें कौमी असेंबली के ऊपर लगी हों कि आज कोई कानून साजी हो रही है। अवाम की दिलचस्पी कभी आपको इस तरह नजर आई? देखिए, ये वो तब्दीलियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम के अंदर आ रही है। इसको चाहे ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर इसी तरह इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आती रहेंगी तो इसमें बेहतरी आएगी। तो अब ऑपोजिशन को भी ये समझने की जरूरत है कि वो जो उनका पुराना तरीका कार था ना, कि जिस तरीके से वो किसी को दबा देंगे, किसी से अपना कॉलम लिखवा लेंगे, 2 कॉलमी खबर छपवा देंगे, वो जमाना गुजर गया। अब इनकी ये नहीं है कि इन्होंने कोई बात कर दी तो दूसरों को पता नहीं है, या इन्होंने कोई बाहर से एफिडेविट मंगवा लिया और उससे जो है पूरे रियासत को जो है वो कटहरे में खड़ा कर देंगे। 2 मिनट में पता चल जाता है सबको कि वो तो जनाब इनके अपने कारकुन थे और वो माजी में नून लीग के वकला विंग के नायब सदर थे सिंध में। मैं ये बता रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना तेज है अब कि ऑपोजिशन जो तनकीद करती है वो तनकीद बाद में उसके अपने गले में पड़ जाती है। तो उनको समझने की जरूरत है, दौरे हाजिर की सियासत करें और आज की सियासत करें, और वो सियासत करें जिसका बुनियादी मकसद ये हो कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी करनी। आखिरी बात ये करूंगा कि ये जो तब्दीलियां आ रही है ना, इससे इमरान खान को कोई सारी उम्र के लिए फायदा नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों कोई सबने उसको वोट नहीं देने, मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, कोई नून लीग को देगा, कोई पीपल्स पार्टी को वोट देगा। तो मुल्क को सामने रखें, अवाम के मफाद की आप कह रहे हैं लेजिस्लेशन हुई, लेकिन एहतशाम साहब मैं कह रही हूँ थोड़ा सा डिटेल में ये अपनी आवाम को बताएं कि ये अपोजिशन जो बार बार इल्ज़ाम लगा रही है, आज भी हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो कानून है पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को गिरवी रख दिया है, स्टेट बैंक का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दाव पर लगा दिया है। तो इस पर ऑपोजिशन की तनकीद में कुछ वजन है? देखिए, 2 चीज़ें। पहली तो बात जो है ना, वो इस हवाले से देखने वाली बात है कि जी आपने देखा कि ओपोजिशन को जो अपनी अथर पॉलिटिक्स करनी चाहिए ना, तो पार्लियामान में होनी चाहिए, पार्लियामान के बाहर भी पहले तो अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें, वो नहीं ख़त्म हो रही, मुश्किल से दोबारा इकट्ठे किए गए हैं। इससे पहले कहा गया था जी किसी सूरत में भी हम इनको ये बिल्डोज़ नहीं करने देंगे, आप कहते हैं बिल्डोज़ कर दिया गया, वो वहाँ पे भी उनको नाकामी हुई। मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरीके से ये वक्ती फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अब ISI के चीफ की तैनाती को लेके कितना तूफ़ान उठाया गया कि जी सेम पेज फट गया है, कुछ नहीं रहा। अब देखा है तो सेम पेज जो है वो अपना क्या कहते हैं वापस ट्रैक पे आ गया है, ठीक है ना, वो कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं आई। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे भी उनको देखना चाहिए कि जी गलती कहाँ हुई। बार बार लोग यही कह रहे हैं कि जी अब आपने जो 3 साल की पॉलिटिक्स की है, आपने कोई इशू बेस पॉलिटिक्स की होती। अभी आप देख लें, महंगाई का जिक्र तो आके अभी शुरू किया इन्होंने, उससे पहले तो एक ही धुन थी कि जी हम उसको निकालेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, धरने होंगे, लॉन्ग मार्च होगा, हिला के रख देने। कल फजल रहमान साहब के साहबजादे भी कह रहे थे ईंट शेंट बच जाएगी, आपको अंदाज़ा नहीं है, हंगामे होंगे, इस मुल्क का क्या बनेगा। मतलब ये इस तरह के थ्रेट्स दे के तो मामला चलाना, इस तरह तो बात नहीं बनेगी ना। और फिर आप देखें कल फिर उन्होंने कहा जी स्पीकर साहब के खिलाफ अदम एतमाद लेके आएंगे, और फिर दोबारा से बातें शुरू हो गई हैं कि जी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी ऐसा किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है इसको सिर्फ पब्लिक को खुश करने की बात है। अदरवाइज़ आपका अपना एजेंडा क्या होना चाहिए कि जी आप अपने तौर पे बैठ के जहाँ पे बात करने की बात है वहाँ पे करें। क्यों लोगों को ये तासुर मिलता है कि जब भी चाहे नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करनी है, अभी देखने 2-3 बिलों पे मुखालफत की गई है, जो बच्चों के साथ ज्यादती होंगे उसकी भी मुखालफत की गई, आसानी से पास होना चाहिए था। सिंध में यूनिवर्सिटियाँ बननी हैं, उसको भी उन्होंने कहा कि नहीं बनने देंगे। मसला सिर्फ ये है थर कि वो कहते हैं कि जी ये अब 2 साल 1 साल का आखिरी पीरियड है, वो तो फिर आप देख लें तख्तियाँ लगनी हैं, तख्तियाँ नहीं लगनी थी कि जिन्होंने अच्छे काम किए। भाई नहीं किए होंगे तो मानते, हम भी सब लोग यही कह रहे हैं कि जी अब तो असल मसला 2 साल इनकी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का है, वो दिखाएंगे तो बात होगी। अब आ जाए स्टेट बैंक के उस पर, अब देखें पहले 1956 का एक्ट कई दफ़ा उसमें तरमीम हुई है, ऑटोनॉमी बड़ी हद तक दे दी गई है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जी टोटल गिरवी रखने वाली बात है। वैसे तो जो अब कब तक की रिपोर्टिंग सामने आई है उसमें तो वो बैंकिंग जो हैं, क्योंकि बैंक को वो करते हैं रेगुलेट करते हैं, उनके बारे में है कि जी वो हमारी मुसीबतें हैं ना, वो फेटअप में हैं, आप सवालात पूछे जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है और इसी तरह से और इश्यूज उसमें हैं, उनको उन्होंने कवर करना होता है। अब इस हवाले से तो बातचीत हो रही है। एक ज़माना था लोग कहते थे कि जी ये इसको स्टेट बैंक को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का एक मॉनिटरिंग विंग कहा जाता था। अब बड़ी हद तक आज़ादी हो चुकी है, स्टेट बैंक अपने तौर पे फैसले कर रहा है। हाँ ये ठीक है, जो इंटरवेंशन की बात है सारी दुनिया कहती है कि जी बिल्कुल ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह यह है कि हमारा डॉलर जिस तरह चला गया। अब आप देख लें, अब जिस तरीके से रिजर्व बैंक अमेरिका का वो भी इंटरवीन करता है जो ज़रूरत होती है, इंग्लैंड का बैंक ही करता है, बाकी लोग भी कर रहे होते हैं। ठीक है, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं कि जो एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, लेकिन ये भी तो पता लगना चाहिए कि अगर कोई मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, जिस तरह रज़ा बाकर साहब के बारे में
माजरत के साथ अथर बातें हो रही हैं कि जी चुप करके हर बात मानी जा रही है, और अभी तक पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा कि IMF का पैकेज इतना सस्पेंशन के बाद इतना डिले हुआ है, दोबारा रिज्यूम नहीं हो रहा। उनकी ज़ाहिर है बहुत सारी बातें मानी जा रही हैं। मेरा ख्याल है ये देखने वाली बात है कि जी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आर्म ट्विस्टिंग हो रही है तो उसको कैसा रोका जाए, लेकिन मजबूरी है भी, आपके पास कुछ है नहीं है। सारी दुनिया IMF को देखती है, क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, आपकी इकोनॉमी को IMF पैसा देगा तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, बायलैटरल क्रेडिटर सामने आएंगे, इन्वेस्टर सामने आएंगे, और फिर आपने यूरो बॉन्ड लॉन्च करने हैं, कुछ और बड़ा काम करना है, वो रुका हुआ है, वो एक मजबूरी बन गया। काश ये पिछला बैकलॉग ना होता, काश ये तो जिस तरीके से हुकूमत कहती है जब हमने 15,000 रुपये के जो कर्जे लिए, इस पर 9,000 रुपया तो अथर वापस किया है। वो कर्जे जो पिछली हुकूमत ने लिए थे हुकूमत को देने पड़े, $10 बिलियन को मजाक नहीं है वापस करना। अब ज़ाहिर है इतने मुश्किल हालात में आप क्या करेंगे, ऊपर से कोरोना सारी लोगों की जड़ों में बैठ गया, सारी इकोनॉमी दुनिया की ज़मीन पर लगी है, तो हम क्या बेचेंगे, हमारे लिए क्या है। तो मुश्किलात बहुत हैं। एक भाई पार्टिजान एक मेरा ख्याल है इस पे नुक्ता नज़र होना चाहिए, अपोजिशन बैठे, हुकूमत जहाँ तावन कर सकती है करे, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक जो मैं समझता हूँ दूर करने की ज़रूरत है, उनको ज़रूर दूर किया जाए ताकि थोड़ा सा वर्किंग रिलेशनशिप बने। अगर वर्किंग रिलेशनशिप अथर मेरा ख्याल है नहीं बनता तो हुकूमत के लिए अगले 2 साल भी इसी तरह मारामारी में गुजरेंगे। अतर काज़मी साहब, अब ये जो कुलभूषण यादव का मामला, इस हवाले से जो कानून साजी की गई, ये अपील के हक जो दिया गया, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। हमने देखा अपोजिशन ने कल भी बात की, आज भी एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कुलभूषण यादव को इन्होंने NRO दिया है। हमने देखा तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से भी वाज़ेह स्टेटमेंट आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कौमी सलामती का मामला है। तो आपको लगता है कि ऐसे मामलात को सियासी रंग देना, ये ऐसे मामले को पोलिटिसाइज करना, ये कोई दुरुस्त रवैया है? देखिए, जो पाकिस्तान की सियासत है ना, उसमें हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाता है। आप जिस तरह DGISI की तैनाती का मामला था, शाम साहब ने भी उसका जिक्र किया, किस तरीके से उसको भी इन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब सियासतदानों से मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन बड़े बाखबर सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर जो है वो भी इस तरह की ट्वीट्स करते रहे और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी कुलभूषण यादव को NRO दे दिया गया। क्या हम में से किसी ने आलमी अदालते इंसाफ का फैसला नहीं पढ़ा? क्या उसके अंदर वाज़े तौर पे चीजें कुछ लिखी नहीं है कि ये चीजें जो पाकिस्तान की हुकूमत ने वो पूरी करनी है? नहीं तो आपका पूरा जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। और भारत की कोशिश ये है कि वो ये एक तरह से साबित कर दे कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर एतबार किया जा सके। एक भारत ये कोशिश कर रहा है, दूसरे एक और पाकिस्तान के अंदर एक और फैमिली है, उसकी भी यही कोशिश है कि वो किसी तरीके से ये साबित कर दे कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम इतना गया गुजरा है कि यहाँ पे कोई चीज़ भी ठीक नहीं होती है। तो ये वो चीज़ें जिसको मद्देनजर रखते हुए कानून साजी की गई, और इसके अंदर जो वकला हैं उन्होंने भी हुकूमत को मशवरे दिए और बड़ी तफसीलन इस चीज़ के ऊपर चीज़ों को देखा गया। और इसलिए कि वो एक उसमें कौंसलर की रिसाई तक का मसला था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस कानून के तहत उसको हल किया गया। तो इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना या इसके ऊपर अच्छा, अदालती निज़ाम पे अथर मुझे याद आया कि कल या परसों की बात है, सेनेट में एक साहब तकरीर कर रहे थे, बड़ा वायरल हुआ उनकी तकरीर का वो सारा एक पहलू, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि एक रिपोर्ट कोई इंटरनेशनल लेवल पे छपी है, जिसको एग्जैक्ट नहीं याद कर रहा कि कौन सी रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जजेस हजरात जो है ना, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में वो कहते हैं कि दुनिया के 10वें नंबर पे है पाकिस्तान, इतने पैसे मिलते हैं, और कहते हैं कि इंसाफ के मामले में पाकिस्तान 122 नंबर पे आ रहा है, और कह रहे हैं कि जी 22 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये भी बहरहाल एक बीच में बात आ गई, तो मुझे ख्याल है कि इसका भी जिक्र होना जरूरी है। चलिए मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी ठीक है, फिर काज़मी साहब आपका पॉइंट लेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अतर काज़मी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो जो रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की अदलिया 120वें या 22वें नंबर पे आई है और तनख्वाहों के नंबर पे है। तो मुझे तो ये शक है कि हो सकता है कि उन्होंने जो कंपैरिजन है वो किया ही टोटल 122 ममालिक का हो, तो हो सकता है कि उसमें भी वो आखिरी नंबर पे हो, इससे ज्यादा ममालिक की उन्होंने देखा ही ना हो। तो ये भी अब मुझे क्लियर नहीं है, रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा, पर हालात तो कुछ ऐसे ही हैं।
सही, और बड़े सवालात भी उठ रहे हैं एहतशाम साहब हमारे इस अदालती निज़ाम पर, जिससे बेहतर होने की ज़रूरत है। चलें आगे बढ़ते हैं। एहतशाम साहब, ज़ाहिर है कल जो लेजिस्लेशन की गवर्नमेंट ने इसे बहुत बड़ी कामयाबी गर्दान रही है गवर्नमेंट, लेकिन चैलेंजेस अभी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप देखें महंगाई अपने उरूज पर है, जो मुशीर ख़जाना है उन्होंने भी बता दिया है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है हमें पाकिस्तान में बढ़ाना पड़ेंगे। तो आपको लगता है कि अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तमाम तर जो परफॉर्मेंस पे तवज्जो मरकूज करनी चाहिए ताकि आवाम को भी कुछ रिलीफ मिल सके? सोनिया, देखिए जिस तरीके से पीटीआई के मेंबरान हैं, चाहे सेनेट में हैं, कौमी असम्बली में हैं, सूबाई असम्बलियों में हैं, वो अक्सर और बेशतर ये बात करते हैं कि जी अपने हलकों में नहीं जा पा सकते इसलिए कि महंगाई है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट फंड वक्त पे नहीं मिले, हम काम नहीं करा सके, कोरोना की अपनी मसाइल मुश्किलात रही हैं। अब 2023 के इलेक्शन जीतने के लिए तो हमें बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इस हवाले से जो हुकूमती कारकर्दगी है वो ठीक नहीं है। अब हुकूमत भी अपने तौर पे बताती है कि हमारी रिजर्वेशंस हैं या हमारी मजबूरियां हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो सोनिया हो सकती हैं वो शायद होने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी सिर्फ ये कह देना कि जी चीनी पे सट्टा खेला गया है, ये हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने बात की है, और 10 जो मिलें थी उन्होंने बेड़ा गर्क किया, ये उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, महंगाई की भी सवाल तो है हुकूमत में, तो आप बैठे ना, ठीक है, उन पे छापे मारे गए, उनको पकड़ा गया, अल्लाह का शुक्र है चीनी अब कुछ जगहों पे 120, 100 रुपया और 90 रुपये तक भी आ रही है, ठीक है। अब ये क्रशिंग सीजन शुरू हो गया, होपफुली नीचे और आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जी अब अगर IMF के साथ आपकी डील होने में देर लग रही है, पैसा नहीं मिल रहा, इनफ्लोज नहीं है, आउटफ्लोज ज़्यादा हो गए हैं, अफ़गान वार की वजह से जो $5 मिलियन वहाँ से इधर आता था वो नहीं आ रहा, $4 मिलियन यहाँ से जा रहा है, अब लोग सट्टा भी खेल रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे जाती है, तो हुकूमत की मुश्किलात तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। तभी लोग बात ये कर रहे हैं अथर कि अब वक्त आ गया, कारकर्दगी का कुछ दिखाना करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जिस तरह डैम बन रहे हैं, एग्रीकल्चर पे बहुत तवज्जो दी गई है। आप देख लें आज भी ये तो हमारा 22% है हमारी GDP का एग्रीकल्चर, और वहाँ पे आप देख लें इसमें अब दो राय नहीं है कि सारे लोग मान रहे हैं कि एग्रीकल्चर कम्युनिटी को, फार्मर्स को, और चाहे इनपुट्स हों चाहे उनका जो भी फसलें हैं उन पर बहुत अच्छा उनको रिवार्ड मिला है, बहुत अच्छा उनको जिसको कहना चाहिए उनकी सुख उनको मिला है। ठीक है, अर्बन एरियाज़ जो 60-65% है वहाँ पे लोगों की मुश्किलात हैं, सैलरी क्लास लोग बड़े पिस गए हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वो पहले भी मैंने एक दिन अथर जिक्र किया था कि अब खाने का तेल को ही देख लेना, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर 2018 तक 130 रुपये किलो से ऊपर नहीं गया। आज ये पहले शुरू में 360 रुपये किलो था, अब कहा जा रहा है कि 400 रुपये किलो बिक रहा है। अब देखिए आम आदमी की सताहत से चीज़ें बाहर हो रही हैं, मिडिल क्लास तो अब वो भी ख़त्म हो रही है तेज़ी से, लोअर मिडिल क्लास तो वैसे ही जा चुकी है। अब इन हालात में मेरा ख्याल है फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं रह गया, अब तरीका ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोगों के पास बेताशा पैसा है, अभी आप देख लें रियल स्टेट में जब हुकूमत ने छूट दी है पता नहीं कितने ट्रिलियन रुपया बाहर निकल आया है। आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आपने देखा, नो क्वेश्चन आस्क की बुनियाद पे आपने देखा कितनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है। आपने तीसरी वो देखें एक स्कीम दी है जिससे नो क्वेश्चन आस्क वाली, उसमें आप देख लें कितना पैसा लोगों ने इसमें आया। तो मेरा ख्याल है अब हुकूमत को भी देखना चाहिए कि कहाँ अच्छी बात हुई है कि IMF का प्रोग्राम अतर सस्पेंड रहा है, तो बहुत सारे काम होते रहे जो IMF के प्रोग्राम के दौरान नहीं कर सकते। ये सब्सिडीज़ का खात्मा, ये रिलीफ दे देना, ये नो क्वेश्चन आस्क पैसा ले आएँ जहाँ पे लगाएं आके आपको। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें हुकूमत को बहरहाल एक कम्प्रिहेंसिव कोई एक पैकेज देना पड़ेगा। ख़ास तौर पे ये जो महंगाई के हवाले से 4-5 आइटम हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आप देख लें घी है, आटा है, उसके बाद बिजली और फिर गैस के मामलात, ये पेट्रोल तो नहीं रुक रहा, दुनिया में बढ़ रहा है, हम क्या करें, मजबूरी है। फिर ये आपकी कमोडिटी प्राइसेस ये नीचे नहीं आ रही, सारी दुनिया में महंगाई ऑल टाइम हाई है भाई। वो कहते हैं लोगों को 1970 की कोरियन 70 का पीरियड याद आ रहा है और कोरियन वॉर का पीरियड याद आ रहा है कि जो इतना बड़ा एक रिसेशन हुआ था, कसाद बाजारी हुई थी, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज चाइना में देख लें जिस तरीके से जहाज़ ही नहीं आ रहे, वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, फैक्ट्रियाँ बंद हो पड़ी हैं, इस तरह बाकी दुनिया में हो रहा है। ये मजबूरी है, हमारा मसला है कि मिसमैनेजमेंट है, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही और फिर एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हुकूमत और हुकूमत के वज़रा अथर सारा दिन डिफेंड करने पर लगे हुए हैं। काश थोड़ा काम अपनी वजारतों में भी जाके करें तो मेरा ख्याल है कोई रिलीफ पब्लिक को दिया जा सकता है।
ठीक है। अतर काज़मी साहब, अभी एहतशाम साहब ने भी बड़ी डिटेल में बात की कि इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन सर हुकूमत सिर्फ ये कहकर बरियुज़्ज़िमा नहीं हो सकती। ज़ाहिर है हुकूमती एंड पर भी बहुत सारी नाकामियां हैं, जैसे मिसमैनेजमेंट है, अब इंतज़ामिया का कोई रोल नज़र नहीं आता, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुतहर्रिक नहीं है। तो सर आपको लगता है कि अब हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ज़ाहिर है आने वाले इंतखाबात में आवाम को मुतमईन करना बहुत ज़रूरी है, तो कर पाएगी गवर्नमेंट? जी अतर काज़मी साहब, आप सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आ रही है। सॉरी, मुझे लगता है शायद कोई सिग्नल का मसला था बीच में, तो आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। अतर काज़मी साहब, अगर आपने सवाल सुन लिया तो प्लीज जवाब दीजिएगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई है, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत सिर्फ ये कहकर बरियुज़्ज़िमा हो सकती है? हुकूमती एंड पर भी बहुत सारी कोताहियां हैं, जैसे मिसमैनेजमेंट है, एहतशाम साहब ने बड़ी डिटेल में बात की कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहर्रिक नहीं है, तो इस पर अब गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें, सिर्फ आप दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के और बैनुल-अक़वामी मार्केट के फिगर सामने रख के आवाम को मुतमईन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यह है कि जिस शख्स ने 400 रुपए लीटर तेल खरीदना है अपने घर के लिए, उसको आप जितनी मर्जी तौजीहात पेश करते रहें, जितने मर्जी फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, वो मुतमईन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों की भी जिम्मेदारी है कि वो महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। पंजाब के अंदर सूबे की कारकर्दगी कोई इतनी जबरदस्त नहीं है, सिंध के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई है, KPK और बलोचिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो भी हमें पता है। तो ये एक सेंटर की सतह के ऊपर हुकूमत को इस चीज को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, सूबों के साथ मुशावरत करनी चाहिए। और जब तक देखें ये माइंडसेट नहीं आएगा ना कि सब के अंदर हम पार्टनर हैं, चाहे कोई सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, और उसका मकसद ये होना चाहिए कि कम अज कम, जी आप वोटिंग मशीन के ऊपर एग्री ना करें, किसी और चीज के ऊपर एग्री ना करें, कम अज कम आवाम को रिलीफ देने के ऊपर तो एग्री कर जाए ना। वो क्रशिंग के लिए वहां से वो गन्ना नहीं छोड़ते, वो गंदम नहीं देते, सिंध वाले, पंजाब वालों के अपने मसाइल हैं, KPK के अपने मसाइल होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर हुकूमत को मिल के सबके साथ काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश और उनकी नीयत तो बड़ी अच्छी होगी, लेकिन उनकी टीम के अंदर बहुत सारे जो है नाअहल लोग भी हैं। और इमरान खान का अलमिया यह है कि इमरान खान के जो दरीना साथी हैं उनमें से बहुत सारे बहुत ज्यादा अहल नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने नए लोगों को भी आगे लाया हुआ है, और उन लोगों के अपने एजेंडाज हैं। और आपके सामने कभी ये खबरें आएंगी, ऐसी ऑडियोज आएंगी कि इमरान खान साहब के साथ आगे पीछे जो बैठे हुए बंदे खान साहब के हवाले से किस तरह की बातें करते हैं। अगर मेरे जैसे सहाफ़ी को वो ऑडियोज सुनाई जा सकती हैं तो मुझे पता है कि खान साहब को भी सुनाई गई होंगी, लेकिन खान साहब की भी मजबूरी है और उन्होंने लोगों को आगे पीछे रखा हुआ है। एहतशाम साहब, ये जो मजबूरियां हैं, कभी इत्तेहादी ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं, कभी अपने ही लोग ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं, ये हुकूमत की मजबूरियां हैं? आपको लगता है कि हुकूमत जिस तरह से कहते हैं कि नाकाम हुई है बहुत सारी चीज़ों पर, तो ये भी एक रीज़न है? देखिए, मजबूरियों की बात तो सोनिया समझने वाली बात है, सर आप भी जानते हैं सारी चीज़ों को। काश जब ये इलेक्शन 2018 का हुआ और इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ PTI आई और मजबूरी ये बैसाखियाँ इत्तेहादियों की इनको लेनी पड़ी, और वो आप देख लें हमेशा से इत्तेहादी ब्लैकमेल करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, कोई पैसों के लिए करता है, कोई अपने कामों के लिए करता है, बहुत सारी चीज़ें। आप PMLQ का तो ख़ास एक मकसद है, वो 22 अजला हैं जहाँ पे वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र अपनी मर्ज़ी चाहते हैं। साहबजादे को उन्होंने हर सूरत में परवेज़ मुनिस लाई को उन्होंने बनाया, बावजूद इस बात के कि ये खबरें सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इनकी जगह कोई और नाम दे दें, उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, ये है वो है, नहीं माने, फाइनली उन्होंने करवाया। तो जाहिर सी बात है MCO वाले भी सारी बातें कर रहे होते। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि काश इमरान खान साहब इलेक्शन के फ़ौरन बाद, महीने 2 महीने के बाद अगर कह के ना कि जी मैं इस तरह नहीं चल सकता, दोबारा इलेक्शन कॉल करते तो एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ आते हैं। बहरहाल वो तब वक्त गुजर गया, नहीं हो सकता। अब अहम बात यह है कि जी ये जो ब्लैकमेलर हैं, इसमें आप जिसको कहते हैं माफियाज़ के लोग हैं, फिर स्टेटस को की फोर्सेस यहाँ पे बैठी हुई हैं, किसी को काम नहीं करने देती हैं, और इससे पहले भी लोगों को काम नहीं करने दिया गया। और लोगों का ख्याल था सर कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, और जिस तरह का एक मिजाज है प्राइम मिनिस्टर का, मतलब आज भी उनके लोग ये बात तो मानते हैं ना कि करप्शन अपनी ऊपर तो नहीं है, सिवाय ये कहने कि जी इन्होंने अपनी ATM मशीन रखी हुई है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ये खुद तो नहीं उठा रहे। लेकिन आपकी बात सही है कि अब वो प्राइम मिनिस्टर नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह तो नहीं बैठे हुए ना, जहाँ पे निज़ाम ही इतना गला सड़ा है कि जी हर जगह पे करप्शन नीचे से ऊपर है, उसको कैसे रोकेंगे, कौन रोक सकता है? हाँ, एक चीज़ है कि भी एक डर खौफ होता है, ऊपर लेवल पे अगर चीज़ें ठीक हों,
आपने एक्शन लिए हों। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शुरू में कहते थे कि जी कारकर्दगी देखी जाएगी, हर 3 माह बाद मैं वजीर बदलूंगा, वो नहीं बदले, एक आध दफा बाद छोड़ दिया। फिर लोग कहते हैं आमिर महमूद क्या नहीं, 400 रुपये का लोग कहते हैं जी स्कैंडल है दवाइयों का, आपने उनको वजारत से हटा के उनको पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया। इस तरह बहुत सारे और भी इशूज़ हैं। तो मेरा ख्याल है, और फिर आप देख लें जिस तरीके से माजत के साथ मालम जब्बा केस हो और चीज़ें और रिंग रोड, सारी चीज़ें आपने वापस कर दी, और लोग कहते हैं नैब को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी असर कहीं ना कहीं गलती तो है ना। आप इल्ज़ाम भी अगर है तो भाई आप केस क्यों वापस कर रहे हैं? क्यों परवेज़ खट्टर के खिलाफ केस वापस हो गया? भाई उसको पहुँचाएं मंतकी अंजाम तक। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ठीक है, वो ज़्यादा पार्टी के लिए अच्छा होगा। मेरा ख्याल है हुकूमत की मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब अकेले हैं और लोन वुल्फ वाली बात है, अब किस हद तक वो चला पाएंगे इसी तरह से, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा अदर काज़मी साहब, हुकूमत हमेशा एक बात करती है कि हमें माफियाज चलने नहीं देते, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर हुकूमत ये भी बात करती है कि अब देखिए 70 साल का ये जो गंद है, गला सड़ा निज़ाम है, बोसीदा निज़ाम है, कैसे मुमकिन है कि 5 सालों के अंदर हम स्विच ऑन करें तो तब्दीली आ जाए? तो सर आपको हुकूमत की इस मौक़िफ़ में वजन लगता है कि 70 साल के इस बोसीदा निज़ाम के लिए सिर्फ 5 साल काफ़ी नहीं है? देखें, ये जो बार बार खान साहब और हुकूमत माफिया का जिक्र करते हैं ना, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें पहली जंग अजीम के दौरान बरतानवी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों से कहा कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें, अपने अपने फौजी भेजें। तो जो कश्मीर का महाराजा था उससे पूछा गया कि आपकी फौज अभी तक नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमारी फौज जिस इलाके से गुजरेगी उस इलाके में रास्ते में डाकू हैं, तो पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम किया जाए ताकि हम अपनी फौज भेज सकें। तो ये खान साहब ने अगर माफिया के खिलाफ लड़ना है तो भाई आप लोगों ने लड़ना है ना। अब आप हुकूमत में बैठ के हमें माफिया का बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जी माफिया जो ये कर रहा है वो कर रहा है। ये ऑपोजिशन में तो ठीक है, ये मैं बात करूं, आप बात करें, इत्तेशाम साहब बात करें, वो तो सेंस बनता है। अब आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोगों ने इन माफियाज के साथ लड़ना है, इनको खत्म करना है। अगर आप खत्म नहीं कर सकते तो फिर आप जिस तरह माजी में उनको कहते थे हुकूमत को छोड़ें और साइड पे हो जाए। अगर आपने यही हमें बताना ही है कि ये माफिया इतना बुरा है, वो तो आप हुकूमत से बाहर रह के भी हमें बता सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि माफिया जिसका जिक्र जो है हमेशा गवर्नमेंट करती है, इन माफिया से लड़ना, इनका मुकाबला भी हुकूमत का ही काम है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।